रिवाइज कीजिए 14.5 इकोलॉजिकल पिरामिड्स को। आप पिरामिड की शेप जानते होंगे। पिरामिड का बेस ब्रॉड होता है तथा अपेक्स की ओर नैरो होता है। डिफरेंट ट्रॉफी के लेवल्स के ऑर्गेनिज्म के बीच फूड या एनर्जी के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने पर आपको पिरामिड की शेप एक समान मिलेगी। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिज्म के बीच फूड या एनर्जी के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने पर आपको कैसी पिरामिड मिलेगी? जी हाँ, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिज्म के बीच फूड या एनर्जी की रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने पर आपको पिरामिड की शेप एक समान मिलेगी। जी हाँ, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिज्म के बीच फूड या एनर्जी की रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने पर आपको पिरामिड की शेप एक समान मिलेगी। इस रिलेशनशिप को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? जी हाँ, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिज्म के बीच फूड या एनर्जी के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने पर आपको पिरामिड की शेप एक समान मिलेगी। इस रिलेशनशिप को नंबर, बायोमास या एनर्जी में एक्सप्रेस किया जाता है। जी हाँ, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिज्म के बीच फूड या एनर्जी के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने पर आपको पिरामिड की शेप एक समान मिलेगी। इस रिलेशनशिप को नंबर, बायोमास या एनर्जी में एक्सप्रेस किया जाता है। पिरामिड का बेस किसको रिप्रेजेंट करता है और अपेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? जी हाँ, पिरामिड का बेस प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉफी के लेवल को रिप्रेजेंट करता है और अपेक्स टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। अधिक स्टडी किए जाने वाले 3 इकोलॉजिकल पिरामिड का नाम बताइए। जी हाँ, पिरामिड का बेस प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। अपेक्स टर्शियरी या टॉप लेवल कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। अधिक स्टडी किए जाने वाले 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। चलिए, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी को कम से कम 20 या 30 बार बनाइए। बताइए कि आपके माइंड में 14.4 का ए pyramid of number in a grassland ecosystem. Only three top carnivores are supported in an ecosystem based on production of nearly 6 million plants का फिगर आपके माइंड में आ रहा है। 14.4b pyramid of biomass shows a sharp decrease in biomass at higher trophic level की। 14.4c inverted pyramid of biomass. A small standing crop of phytoplankton supports large standing crop of zooplankton की। Figure 14.4d an ideal pyramid of energy. Observe that primary producers convert only 1% of the energy in the sunlight available to them into NPP की। फिर से फिगर 14.4d an ideal pyramid of energy. Observe that primary producers convert only 1% of the energy in the sunlight available to them into NPP की। एनर्जी कंटेंट, बायोमास या नंबर को किसी भी कैलकुलेशन में ट्रॉफिक
लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म में शामिल करना आवश्यक नहीं है। अगर ट्रॉफिक लेवल के कुछ इंडिविजुअल की कैलकुलेशन करते हैं तो किया गया कोई भी जनरलाइजेशन ट्रू नहीं होगा। आर यू एग्री विद दिस? साथ में यह भी बताइए कि क्या ऑर्गेनिज्म एक ही समय में साइमल्टेनियसली एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल में रह सकते हैं? जी हाँ, एनर्जी कंटेंट बायोमास या नंबर को किसी भी कैलकुलेशन में ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को शामिल करना आवश्यक है। अगर ट्रॉफिक लेवल की कुछ इंडिविजुअल्स की कैलकुलेशन करते हैं तो किया गया कोई भी जनरलाइजेशन ट्रू नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म एक ही समय में साइमल्टेनियसली एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल में रह सकते हैं। जी हाँ, एनर्जी कंटेंट बायोमास या नंबर को किसी भी कैलकुलेशन में ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को शामिल करना आवश्यक है। अगर ट्रॉफिक लेवल की कुछ इंडिविजुअल्स की कैलकुलेशन करते हैं तो किया गया कोई भी जनरलाइजेशन ट्रू नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म एक ही समय में साइमल्टेनियसली एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल में रह सकते हैं। बताइए, क्या ट्रॉफिक लेवल किसी स्पीशीज को नहीं बल्कि एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है? और क्या एक स्पीशीज एक ही समय पर सेम इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स में रह सकती है? यदि हाँ तो एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, ट्रॉफिक लेवल किसी स्पीशीज को नहीं बल्कि एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। एक स्पीशीज एक ही समय पर सेम इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स में रह सकती है। एग्जाम्पल के लिए, एस्पेरो जब सीड्स, फ्रूट और पी खाती है तो प्राइमरी कंज्यूमर, तथा जब यह इंसेक्ट और वर्म को खाती है तो एस्पेरो को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। जी हाँ, ट्रॉफिक लेवल किसी स्पीशीज को नहीं बल्कि एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। एक स्पीशीज एक ही समय पर सेम इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स में रह सकती है। एग्जाम्पल के लिए, एस्पेरो जब सीड्स, फ्रूट और पी खाती है तो प्राइमरी कंज्यूमर, तथा जब यह इंसेक्ट और वर्म को खाती है तो एस्पेरो को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक फूड चेन में मनुष्य कितने ट्रॉफिक लेवल्स पर कार्य कर सकता है? अधिकतर इकोसिस्टम में नंबर, एनर्जी और बायोमास के सभी पिरामिड कैसे होते हैं? जी हाँ, अधिकतर इकोसिस्टम्स में नंबर, एनर्जी और बायोमास के सभी पिरामिड अपराइट होते हैं। एग्जाम्पल बताइए इसका। जी हाँ, अधिकतर इकोसिस्टम्स में नंबर, एनर्जी और बायोमास के सभी पिरामिड अपराइट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रोड्यूसर्स के नंबर और बायोमास हर्बीवोर्स से अधिक होते हैं। हर्बीवोर्स की नंबर और बायोमास कार्निवोर से अधिक होते हैं। लोअर ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी हायर ट्रॉफिक लेवल से अधिक होती है। बताइए, क्या इस जनरलाइजेशन का एक्सेप्शन भी है? जी हाँ, अधिकतर इकोसिस्टम्स में नंबर, एनर्जी और बायोमास के सभी पिरामिड अपराइट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रोड्यूसर्स के नंबर और बायोमास हर्बीवोर्स में अधिक होते हैं। हर्बीवोर्स के नंबर और बायोमास कार्निवोर्स से अधिक होते हैं। लोअर ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी हायर ट्रॉफिक लेवल से अधिक होती है। और जी,
इस जनरलाइजेशन का एक्सेप्शन भी है। किसी बिग ट्री पर फूड प्राप्त करने वाले इंसेक्ट की संख्या काउंट करें तो आपको कैसे पिरामिड प्राप्त होगी? उसमें उन छोटे इंसेक्ट्स पर डिपेंड छोटी बर्ड्स, इसके साथ ही स्मॉल बर्ड्स पर डिपेंड बड़े बर्ड्स को एस्टिमेट करें, वह शेप बनाए जो इससे प्राप्त होती है। सी में बायोमास का पिरामिड जनरली कैसा होता है और क्यों होता है? जी हाँ, सी में बायोमास का पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होता है क्योंकि फिशेज का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से बहुत अधिक होता है। जी हाँ, सी में बायोमास का पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होता है क्योंकि फिशेज का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से बहुत अधिक होता है। क्या यह पैराडॉक्स नहीं है? पैराडॉक्स मतलब कंट्राडिक्टरी बट ट्रू। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बताइए, एनर्जी पिरामिड का ईच बार यानी कि स्तंभ किसको इंडिकेट करता है? जी हाँ, एनर्जी पिरामिड का प्रत्येक बार यानी कि स्तंभ एनर्जी के अमाउंट को इंडिकेट करता है। यह एनर्जी अमाउंट दिए गए समय या एनुअली पर यूनिट एरिया में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर पाया जाता है। जी हाँ, एनर्जी पिरामिड का प्रत्येक बार यानी कि स्तंभ एनर्जी के अमाउंट को इंडिकेट करता है। यह एनर्जी अमाउंट दिए गए समय या एनुअली पर यूनिट एरिया में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर पाया जाता है। चलिए एलिमिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स बताइए। जी हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड्स यह उन स्पीसीज को कंसाइडर नहीं करती जो या दो से अधिक ट्रॉफिक लेवल से संबंधित होती है। इससे एक सिंपल फूड चेन बनती है जो कि इन नेचर में कभी एग्जिस्ट नहीं होती है। इसमें फूड वेब को कंसाइडर नहीं करते हैं। सेप्रोफाइट्स का इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई स्थान नहीं है जबकि ये इकोसिस्टम में एक वाइटल रोल निभाते हैं। जी हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड्स यह उन स्पीसीज को कंसाइडर नहीं करती जो या दो से अधिक ट्रॉफिक लेवल से संबंधित होती है। इससे एक सिंपल फूड चेन बनती है जो कि इन नेचर में कभी एग्जिस्ट नहीं होती है। इसमें फूड वेब को कंसाइडर नहीं करते हैं। सेप्रोफाइट्स का इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई स्थान नहीं है जबकि ये इकोसिस्टम में एक वाइटल रोल निभाते हैं। रिवाइज कीजिए 14.6 इकोलॉजिकल सक्सेशन को। आपने लर्न किया है चैप्टर 13 में द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी को एंड ऑल्सो देयर रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट को एंड हाउ सच रिस्पॉन्सेज वैरी फ्रॉम एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। चलिए हम लोग एग्जामिन करें अनदर एस्पेक्ट ऑफ अ कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट ओवर टाइम को। क्या सभी कम्युनिटीज़ की एक यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि एनवायरनमेंटल कंडीशन के बदलने के साथ कम्युनिटीज़ का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर लगातार बदलता रहता है? जी हाँ, सभी कम्युनिटीज़ की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एनवायरनमेंटल कंडीशन के बदलने के साथ कम्युनिटीज़ का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर लगातार बदलता रहता है। जी हाँ, सभी कम्युनिटीज़ की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एनवायरनमेंटल कंडीशन के बदलने के साथ
कम्युनिटीज़ का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर लगातार बदलता रहता है। यह चेंज सीक्वेंस तथा ऑर्डर में होता है तथा फिजिकल एनवायरनमेंट के बदलाव के पैरेलल होता है। अंत में ये चेंजेस एक कम्युनिटी बनते हैं जिसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। बताइए क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसको कहते हैं? जी हाँ, सभी कम्युनिटीज़ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एनवायरनमेंटल कंडीशन के बदलने के साथ कम्युनिटीज़ का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर लगातार बदलता रहता है। यह चेंज सीक्वेंस तथा ऑर्डर में होता है तथा फिजिकल एनवायरनमेंट के बदलाव के पैरेलल होता है। अंत में ये चेंज एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। जी हाँ, सभी कम्युनिटीज़ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एनवायरनमेंटल कंडीशन के बदलने के साथ कम्युनिटीज़ का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर लगातार बदलता रहता है। यह चेंज सीक्वेंस तथा ऑर्डर में होता है तथा फिजिकल एनवायरनमेंट के बदलाव के पैरेलल होता है। अंत में ये चेंज एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम के समीप होते हैं। जी हाँ, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम के समीप होते हैं। जी हाँ, बताइए इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, दिए गए एरिया स्पीशीज कंपोजिशन में होने वाले ग्रेजुअल तथा फेयरली प्रिडिक्टेबल बदलाव को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। जी हाँ, दिए गए एरिया स्पीशीज कंपोजिशन में होने वाले ग्रेजुअल तथा फेयरली प्रिडिक्टेबल बदलाव को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन के दौरान क्या होता है? जी हाँ, सक्सेशन के दौरान कुछ स्पीशीज एक एरिया में न्यू कॉलोनी बनाती है और इनकी पॉपुलेशन अत्यधिक हो जाती है, जबकि दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशन घटती जाती है। कभी-कभी ये डिसअपीयर हो जाते हैं। जी हाँ, सक्सेशन के दौरान कुछ स्पीशीज एक एरिया में न्यू कॉलोनी बनाती है और इनकी पॉपुलेशन अत्यधिक हो जाती है, जबकि दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशन घटती जाती है। कभी-कभी ये डिसअपीयर हो जाते हैं। सीरी या सीरीज किसको कहते हैं? जी हाँ, दिए गए एरिया में कम्युनिटीज़ के एंटायर सीक्वेंस में होने वाले सक्सेसिव चेंज को सीरी या सीरीज कहते हैं। जी हाँ, दिए गए एरिया में कम्युनिटीज़ के एंटायर सीक्वेंस में होने वाले सक्सेसिव चेंज को सीरी या सीरीज कहते हैं। बताइए इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ को सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटीज़ कहा जाता है। जी हाँ, इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ को सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटीज़ कहा जाता है। क्या सक्सेसिव सीरल स्टेजेस में ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज डाइवर्सिटी बदलती रहती है? स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती है, टोटल बायोमास बढ़ता है। जी हाँ, सक्सेसिव सीरल स्टेजेस में
ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज डाइवर्सिटी बदलती रहती है। स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ती है, टोटल बायोमास बढ़ता है। जी हाँ, सक्सेसिव सीरल स्टेजेस में ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज डाइवर्सिटी बदलती रहती है। स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ती है, टोटल बायोमास बढ़ता है। इस संसार में इन दिनों उपस्थित कम्युनिटीज किस कारण आई है? जी हाँ, इस संसार में इन दिनों उपस्थित कम्युनिटीज सक्सेशन के कारण आई है। ये सक्सेशन पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत से हो रहे हैं। वास्तव में उस समय सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस रहे होंगे। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, इस संसार में इन दिनों उपस्थित कम्युनिटीज सक्सेशन के कारण आई है। ये सक्सेशन पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत से ही हो रहे हैं। वास्तव में उस समय सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस रहे होंगे। सक्सेशन वहाँ शुरू होता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होती है। जैसे जी हाँ, सक्सेशन वहाँ शुरू होता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। जैसे ऐसे एरिया जहाँ कभी लाइफ उपस्थित नहीं थी, जैसे बेयर रॉक। सेकेंड, वह एरिया जहाँ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी कारण नष्ट हो गए। जी हाँ, सक्सेशन वहाँ शुरू होता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। जैसे ऐसे एरिया जहाँ कभी लाइफ उपस्थित नहीं थी, जैसे बेयर रॉक। सेकेंड, वह एरिया जहाँ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी कारण नष्ट हो गए। बताइए, प्राइमरी सक्सेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, ऐसे एरिया जहाँ कभी लाइफ उपस्थित नहीं थी, जैसे बेयर रॉक। ऐसे एरिया में होने वाले सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। जी हाँ, ऐसे एरिया जहाँ कभी लाइफ उपस्थित नहीं थी, जैसे बेयर रॉक। ऐसे एरिया में होने वाले सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। बताइए, सेकेंडरी सक्सेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, वह एरिया जहाँ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी कारण नष्ट हो गए, वहाँ पर होने वाले सक्सेशन को सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। जी हाँ, वह एरिया जहाँ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी कारण नष्ट हो गए, वहाँ पर होने वाले सक्सेशन को सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। चलिए, प्राइमरी सक्सेशन के बारे में जो कुछ भी एनसीईआरटी में दिया गया है, उसके बारे में बताइए। जी हाँ, प्राइमरी सक्सेशन ये न्यूली कूल्ड लावा बेयर रॉ के न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वायर में होते हैं। The establishment of a new biotic community is generally slow। जी हाँ, प्राइमरी सक्सेशन में न्यू बायोटिक कम्युनिटी का एस्टेब्लिश होना जनरली स्लो होता है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की बायोटिक कम्युनिटी को एस्टेब्लिश होने के लिए वहाँ सॉइल का होना आवश्यक है। जी हाँ, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की बायोटिक कम्युनिटी को एस्टेब्लिश होने के लिए वहाँ सॉइल का होना आवश्यक है। बेयर रॉक पर फर्टाइल सॉइल के बनने के लिए सैकड़ों से हजार वर्ष तक नेचुरल प्रोसेस होते रहते हैं, जो मोस्टली क्लाइमेट पर डिपेंड रहते हैं।
बताइए प्राइमरी सक्सेशन कहाँ-कहाँ होता है? और क्या प्राइमरी सक्सेशन जनरली स्लो होता है? जी हाँ, प्राइमरी सक्सेशन ये न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वायर में होता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी। जी हाँ, एक न्यू बायोटिक कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट जनरली स्लो होता है। जी हाँ, प्राइमरी सक्सेशन ये न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वायर में होता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी। जी हाँ, एक न्यू बायोटिक कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट जनरली स्लो होता है। बताइए क्या प्राइमरी सक्सेशन में डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की बायोटिक कम्युनिटी को एस्टेब्लिश होने के लिए वहाँ सॉइल का होना आवश्यक होता है? और क्या बेयर रॉक पर फर्टाइल सॉइल के बनने के लिए सैकड़ों से हजार वर्ष नेचुरल प्रोसेस होते रहते हैं जो मोस्टली क्लाइमेट पर डिपेंड रहते हैं? जी हाँ, प्राइमरी सक्सेशन में डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की बायोटिक कम्युनिटी को एस्टेब्लिश होने के लिए वहाँ सॉइल का होना आवश्यक है। बेयर रॉक पर फर्टाइल सॉइल बनने के लिए सैकड़ों से हजारों वर्ष नेचुरल प्रोसेस होते रहते हैं जो मोस्टली क्लाइमेट पर डिपेंड रहते हैं। चलिए अब सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बताइए सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ बिगिंस होता है? जी हाँ, सेकेंडरी सक्सेशन ये उन एरिया में शुरू होते हैं जहाँ नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे एबैंडोनेड फार्मलैंड्स, जले या कटे फॉरेस्ट, फ्लोडेड लैंड्स। इसमें कुछ सॉइल या सेडिमेंट उपस्थित होते हैं। इसी कारण से यह प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में फास्ट होता है। जी हाँ, सेकेंडरी सक्सेशन ये उन एरिया में शुरू होता है जहाँ नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे एबैंडोनेड फार्मलैंड्स, जले या कटे फॉरेस्ट, फ्लोडेड लैंड्स। इसमें कुछ सॉइल या सेडिमेंट उपस्थित होते हैं। इसी कारण से यह प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में फास्ट होता है। क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन द चेंज इन वेजिटेशन? यानी कि क्या सक्सेशन का डिस्क्रिप्शन यूजुअली वेजिटेशन में चेंज पर फोकस रहता है? जी हाँ, सक्सेशन का डिस्क्रिप्शन यूजुअली वेजिटेशन में चेंज पर फोकस करता है। जी हाँ, सक्सेशन का डिस्क्रिप्शन यूजुअली वेजिटेशन में चेंज पर फोकस करता है। और ये वेजिटेशनल चेंजेस कई प्रकार के एनिमल की फूड और शेल्टर को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, ये वेजिटेशनल चेंजेस कई प्रकार के एनिमल्स और फूड और शेल्टर को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जैसे-जैसे सक्सेशन बढ़ता है, एनिमल और डिकम्पोज़र्स के नंबर और टाइप भी बदलते रहते हैं। क्या प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान होने वाला डिस्टरबेंस पार्टिकुलर सीरल स्टेज को अर्लियर स्टेज में कन्वर्ट कर सकता है? जी हाँ, प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान होने वाला डिस्टरबेंस पार्टिकुलर सीरल स्टेज को अर्लियर स्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। ये डिस्टरबेंस नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस्ड यानी कि फायर, डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा होते हैं। ये डिस्टरबेंस नई कंडीशन भी बनाते हैं जो कुछ स्पीशीज़ को इनकरेज तथा अन्य स्पीशीज़ को डिस्करेज या एलिमिनेट कर देते हैं। जी हाँ, प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान
होने वाले डिस्टरबेंस पार्टिकुलर सीलर स्टेज को अर्लियर स्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिस्टरबेंस नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस्ड यानी कि फायर या डिफोरेस्टेशन एक्सेट्रा होते हैं। ये डिस्टरबेंस नई कंडीशन भी बनाते हैं जो कुछ स्पीसीज को इनकोरेज तथा अन्य स्पीसीज को डिस्कोरेज या एलिमिनेट कर देते हैं। रिवाइज कीजिए 14.6.1 सक्सेशन ऑफ प्लांट्स को हाइड्रार्क और जीरार्क किस आधार पर होते हैं? जी हाँ, हाइड्रार्क या जीरार्क हैबिटेट के नेचर के आधार पर होते हैं। जी हाँ, हाइड्रार्क या जीरार्क हैबिटेट के नेचर के आधार पर होते हैं। बताइए हाइड्रार्क किसे कहते हैं? जी हाँ, हैबिटेट की नेचर के आधार पर पानी या बहुत वेट एरिया में होने वाले प्लांट के सक्सेशन को हाइड्रार्क कहते हैं। जी हाँ, हैबिटेट की नेचर के आधार पर पानी या बहुत वेट एरिया में होने वाले प्लांट के सक्सेशन को हाइड्रार्क कहते हैं। जीरार्क किसे कहते हैं? जी हाँ, हैबिटेट के नेचर के आधार पर बहुत ड्राई एरिया में होने वाले प्लांट के सक्सेशन को जीरार्क कहते हैं। जी हाँ, हैबिटेट के नेचर के आधार पर बहुत ड्राई एरिया में होने वाले प्लांट के सक्सेशन को जीरार्क कहते हैं। बताइए हाइड्रार्क सक्सेशन कहाँ टेक्स प्लेस करती है? जी हाँ, हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस करती है इन वेट एरियाज और हाइड्रार्क सक्सेशन की सीरीज हाइड्रिक से मेसिक कंडीशन की ओर प्रोग्रेस करती है। जी हाँ, हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस करती है इन वेट एरियाज और हाइड्रार्क सक्सेशन की सीरीज हाइड्रिक से मेसिक कंडीशन की ओर प्रोग्रेस करती है। जी हाँ, हाइड्रार्क सक्सेशन के विपरीत जीरार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस करता है इन ड्राई एरियाज और जीरार्क सक्सेशन की सीरीज जेरिक से मेजिक कंडीशन की ओर प्रोग्रेस करती है। जी हाँ, जीरार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस करता है इन ड्राई एरियाज और जीरार्क कंडीशन की सीरीज जेरिक से मेजिक कंडीशन की ओर प्रोग्रेस करती है। इस प्रकार हाइड्रार्क और जीरार्क दोनों सक्सेशन किस ओर जाते हैं? जी हाँ, हाइड्रार्क सक्सेशन की सीरीज हाइड्रिक से मेजिक कंडीशन की ओर प्रोग्रेस करती है। जीरार्क सक्सेशन की सीरीज जेरिक से मेजिक कंडीशन की ओर प्रोग्रेस करती है। इस प्रकार हाइड्रार्क और जीरार्क दोनों सक्सेशन मीडियम वाटर कंडीशन यानी मेजिक की ओर जाते हैं। जी हाँ, हाइड्रार्क और जीरार्क दोनों सक्सेशन मीडियम वाटर कंडीशन यानी कि मेजिक की ओर जाते हैं। Neither too dry, that is acidic, nor too wet, that is hydric. Neither too dry, that is acidic, nor too wet, that is hydric. पायनियर स्पीसीज किसको कहते हैं? जी हाँ, बेयर एरिया में इन्वेड करने वाले स्पीसीज को पायनियर स्पीसीज कहते हैं। जी हाँ, बेयर एरिया में इन्वेड करने वाले स्पीसीज को पायनियर स्पीसीज कहते हैं। रॉक पर प्राइमरी सक्सेशन करने वाले यूजुअली कौन होते हैं? जी हाँ, रॉक पर प्राइमरी सक्सेशन करने वाले यूजुअली लाइकेंस होते हैं। जी हाँ, रॉक पर प्राइमरी सक्सेशन करने वाले यूजुअली लाइकेंस होते हैं। लाइकेंस रॉक को डिसॉल्व करने के लिए क्या करते हैं?
जी हाँ, लाइकेन्स रॉक को डिसॉल्व करने के लिए एसिड सीक्रेट करते हैं, जो वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद बहुत छोटे पौधे जैसे ब्रायोफाइट्स का जन्म होता है। जी हाँ, लाइकेन्स रॉक को डिसॉल्व करने के लिए एसिड सीक्रेट करते हैं, जो वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद बहुत छोटे पौधे जैसे ब्रायोफाइट्स का जन्म होता है। ये ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? जी हाँ, ये ब्रायोफाइट्स सॉइल की कम मात्रा को पकड़ने में सक्षम होते हैं। समय के साथ ये बिगर प्लांट की ओर बढ़ जाते हैं और कई स्टेज के बाद अंत में स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। जी हाँ, ये ब्रायोफाइट्स सॉइल की कम मात्रा को पकड़ने में सक्षम होते हैं। समय के साथ ये बिगर प्लांट की ओर बढ़ जाते हैं और कई स्टेज के बाद अंत में स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। बताइए क्लाइमैक्स कम्युनिटी कब तक स्टेबल रहती है? जी हाँ, क्लाइमैक्स कम्युनिटी तब तक स्टेबल रहती है जब तक एनवायरनमेंट में बदलाव नहीं होता। समय के साथ साथ ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट मेसोफाइट में बदल जाता है। वाटर में प्राइमरी सक्सेशन में स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स पायनियर होते हैं, जो समय के साथ साथ निम्न प्रकार रिप्लेस होते हैं। बताइए इसको। जी हाँ, वाटर में प्राइमरी सक्सेशन में स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स पायनियर होते हैं, जो समय के साथ रिप्लेस्ड होते हैं बाई रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, followed by free floating plants, then reed swamp, marsh meadow, scrub and finally dead trees। जी हाँ, वाटर में प्राइमरी सक्सेशन में स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स पायनियर होते हैं, जो समय के साथ रिप्लेस्ड होते हैं बाई रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, followed by free floating plants, then reed swamp, marsh meadow, scrub and finally dead trees। वाटर में प्राइमरी सक्सेशन में पायनियर होते हैं दी स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन विच आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाई। जी हाँ, वाटर में प्राइमरी सक्सेशन में स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन पायनियर होते हैं, जो समय के साथ रिप्लेस्ड होते हैं बाई रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, followed by free floating plants, then reed swamp, marsh meadow, scrub and finally the tree। जी हाँ, वाटर में प्राइमरी सक्सेशन में स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन पायनियर होते हैं, जो समय के साथ रिप्लेस्ड होते हैं बाई रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, followed by free floating plants, then reed swamp, marsh meadow, scrub and finally the tree। क्लाइमैक्स फिर से एक फॉरेस्ट बन जाता है। समय के साथ वाटर बॉडी लैंड में बदल जाती है। जी हाँ, समय के साथ वाटर बॉडी लैंड में बदल जाती है। फिगर 14.5 का माइंड कैप्चर कीजिए। हो सके तो इस फिगर को कम से कम 20 से 30 बार बनाकर याद कर लीजिए। सेकेंडरी सक्सेशन में स्पीसीज जो कि इन्वेड करती है वो किस पर डिपेंड होता है? जी हाँ, सेकेंडरी सक्सेशन में स्पीसीज जो कि इन्वेड करती है वह डिपेंड करती है ऑन द कंडीशन ऑफ द सोइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो द सीड और अदर प्रोपेगुल्स प्रेजेंट। जी हाँ, सेकेंडरी सक्सेशन में स्पीसीज जो कि इन्वेड करती है वह डिपेंड करती है ऑन द कंडीशन ऑफ द सोइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो द सीड और अदर प्रोपेगुल्स प्रेजेंट।
चूँकि सॉइल वहाँ पहले से ही रहती है, इसलिए सक्सेशन की रेट बहुत फ़ास्ट होती है, इसलिए यहाँ क्लाइमैक्स भी जल्दी पहुँच जाता है। बताइए क्या प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो होता है? क्या प्राइमरी सक्सेशन को क्लाइमैक्स तक पहुँचने में हज़ारों वर्ष लगते हैं? क्या सभी सक्सेशन दैट इज़ इन वाटर और ऑन लैंड एक ही तरह की क्लाइमैक्स कम्युनिटी को जन्म देते हैं? यदि हाँ, तो वह कौन-सी क्लाइमैक्स कम्युनिटी है? जी हाँ, प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। प्राइमरी सक्सेशन को क्लाइमैक्स तक पहुँचने में हज़ारों वर्ष लगते हैं। सभी सक्सेशन दैट इज़ इन वेट और इन लैंड एक ही तरह के क्लाइमैक्स कम्युनिटी को जन्म देते हैं, वो है दी मैजिक। जी हाँ, प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। प्राइमरी सक्सेशन को क्लाइमैक्स तक पहुँचने में हज़ारों वर्ष लगते हैं। सभी सक्सेशन दैट इज़ इन वेट और इन लैंड एक ही तरह के क्लाइमैक्स कम्युनिटी को जन्म देते हैं, वो है दी मैजिक। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 14.5 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्राइमरी सक्सेशन का। चलिए बताइए क्या आपको इसमें फाइटोप्लैंक्टन का स्टेज दिख रहा है? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज दैट इज बी, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज दैट इज सी, reed swamp stage that is D, marsh meadow stage that is E, scrub stage that is F, forest that is G। फिर से बताइए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी सक्सेशन में। चलिए बताइए क्या आपको इसमें फाइटोप्लैंक्टन का स्टेज दिख रहा है? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज दैट इज बी, submerged free floating plant stage that is C, reed swamp stage that is D, marsh meadow stage that is E, scrub stage that is F, forest that is G। फिर से बताइए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी सक्सेशन में। चलिए बताइए क्या आपको इसमें फाइटोप्लैंक्टन का स्टेज दिख रहा है? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज दैट इज बी, submerged free floating plant stage that is C, reed swamp stage that is D, marsh meadow stage that is E, scrub stage that is F, forest that is G। फिर से बताइए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी सक्सेशन में।